स्वागत है आपका सिविल सर्विसपुर यूट्यूब चैनल पे। सो एवरीबॉडी, मैं ये चैनल अभी ज्वाइन किया हूँ। सो क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आप अपने सलाह को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये जो सेगमेंट है करंट अफेयर का, यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों को एक ही जगह पे इंक्लूड किया गया है। पहला क्या कि एडिटोरियल का डिस्कशंस भी एक ही वीडियो में होगा, उसी के साथ साथ करंट अफेयर का जो एमसीक्यू होता है उसको भी लेकर चला जाएगा, ताकि आपकी दोनों जो कमियां हैं वो एक ही वीडियो में पूरा हो जाए, जिसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। हमें बहुत उसको वृत्तांत से जानने की आवश्यकता है, हम उसको डिस्कशंस करेंगे तरीके से। जिसको है कि नहीं, इसको हमें बस अच्छे से रिकॉल करके चलना है, एग्ज़ाम में ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम एमसीक्यू के थ्रू भी करना चाहेंगे। तो किन पे बात करनी है हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो पहला है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। दूसरा है 2021 से 2025 तक कोयला और लिग्नाइट की खोज योजना का परिव्यय कितना है। और तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर मिशंस ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लॉन्च किया है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है और पांचवा है। उसके बाद हमारे कुछ द हिंदू के एनालिसिस डिस्कशंस है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से बात करना पड़ेगा। हमारा आज का जो टॉपिक है सूडान है, यहाँ पर अभी कन्फ्लिक्ट कुछ हैं आपसी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा है शहरी सहकारी बैंक, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पे जो आरबीआई ने पहल किया है, इस पे भी हम बात करेंगे। ओके। और न्यू डेवलपमेंट बैंक पे भी बात करेंगे, यहाँ पे भी कुछ नई पहलें की गई हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि आप बोर नहीं होगे। छोटे से भी क्वेश्चंस को एमसीक्यू थ्रू और डिस्कशंस को हम लोग एडिटोरियल के थ्रू बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। पहला हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। राइट, इसका जो आंसर है वह है केरल। ओके, केरल उसका राइट आंसर है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। इसने खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग पहलुओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है। बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर है। तो आप ये याद रखना कि जो बड़े राज्य हैं, ठीक है, बड़े राज्यों में जो केरल है वो पहले नंबर पे है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का स्थान है, तो ये भी याद रखना कि इसके बाद आपका पंजाब है, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु है। क्लियर। और छोटे राज्यों में बात करें तो गोवा पहले नंबर पे है। छोटे राज्यों में गोवा पहले नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए गोवा आया है ना, अभी हम कुछ समय पहले, ठीक है, 30 मई को, आपको याद होगा 30 मई को गोवा फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। गोवा फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। ये क्या होता है इस पे भी हमने बात कर लिया है, एमसीक्यू भी कराया है, लेकिन आज अगर टॉपिक आया है तो बात करेंगे। देखिए 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए इसको मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बातें की गई हैं। देखिए जम्मू कश्मीर से जुड़े अभी जो करंट अफेयर में अगर हमारे सामने अगर नई बातें हैं तो कुछ उतना खास तो है नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस पर हम बात ये कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। ये आप याद रखना, ठीक है, कि 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठित किया गया था। ओके।
अगर ये बात करें कि जम्मू कश्मीर भारत में कब मिला था और किस तरह से मिला था, तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है। सो जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में विलय पत्र के द्वारा भारत में 1947 को मिला था। डेट क्या था? 26 अक्टूबर। ये आप याद रखना, जो वनडे एग्जाम होता है यहाँ पर आता है कि जम्मू कश्मीर भारत में किस तौर से मिला, तो विलय पत्र के थ्रू मिला था, राजा हरि सिंह थे, और 26 अक्टूबर 1947 को। तो आई होप कि आप यहाँ से समझ गए कि क्या है। बड़े राज्यों में पहला स्थान केरला का है, छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है, ठीक है। उसके बाद फिर जो छोटे राज्य हैं और जो केंद्र शासित हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ क्रमशः पहले और तीसरे पे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2021 से 2025 तक कोयला और लिग्नाइट की खोज योजना का परिव्यय कितना है? सो राइट आंसर है 2980 करोड़ रुपया, ठीक है, 2980 करोड़ रुपया। इसको देख लेते हैं। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में कोयला और लिग्नाइट की खोज योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। 2980 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2021-22 से 25-26 तक लागू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जानने लायक बात क्या है? सो बात कर लेते हैं लिग्नाइट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, जो लिग्नाइट है वो निम्न श्रेणी का कोयला होता है, ठीक है। यह जो है वह निम्न श्रेणी का कोयला होता है, ओके। अब इसका देखिए ज़्यादातर उत्पादन कहाँ पे होता है? तो फैक्ट्री, और सबसे ज़्यादा ना ये विद्युत उत्पादन के लिए इसका किया जाता है उपयोग। अगर इसमें हम बात करें कि कार्बन कंटेंट कितना होता है, ठीक है, अगर हम इसमें कार्बन कंटेंट की बात करें तो 60 से 70% का होता है, ठीक है। एस कंटेंट की बात करें तो इसमें 6 से 19% होता है, और हीट कंटेंट की बात करें तो इसमें 10 से 20% का होता है, ठीक है। अब इसके साथ अगर निम्न गुणवत्ता की बात कर ली तो जो उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है उसका नाम होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। जो उच्च गुणवत्ता का कोयला है उसका नाम है एंथ्रेसाइट, ठीक है। इसमें अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें तो 86% होता है, ठीक है। जो कार्बन कंटेंट है इसमें 86% होता है, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विद्युत मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर मिशंस ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर लॉन्च किया है? तो ये आप ये वर्ड याद रखना, जस्ट वेट, ये जो वर्ड है ना ये आप याद रखना, माहिर, ओके। ये आपको माहिर वर्ड याद रखना, ठीक है। सो राइट इसका जो आंसर है अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय। सो ऊर्जा मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर बाहर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए मिशंस ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर लॉन्च किया है। इस मिशंस का जो उद्देश्य है बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना। ये जो लाइन है आप यहाँ से इसको रट लेना, यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। इस लाइन को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस मंत्री के साथ मिलकर अमृत जनरेशंस कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया है? पहली बात कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जो मंत्री हैं कौन है? तो श्रीमती स्मृति ईरानी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो राइट इसका जो आंसर है वह है मेटा। मेटा को अगर हम बात करें तो एक प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का
एक हेड कंपनी है। इसको पहले हम फेसबुक इंक के नाम से भी जानते थे, अब इसको हम मेटा इंक के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर हम सीईओ की बात करें, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं तो मार्क जुगरबर्ग हैं, ठीक है, जो कि फेसबुक के मालिक हैं। अब फेसबुक को ही मेटा इंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं मुद्दे का। सो अमृत जनरेशंस कैंपेन नए भारत के सपने हाल ही में मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने, भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें शामिल करना। तो ये जो टैग लाइन है आप इसको याद रखना, ठीक है, अमृत जनरेशंस कैंपेन, अमृत जनरेशंस कैंपेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस संस्था ने राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृत काल, ठीक है, एडिक्शंस फ्री अमृत काल लॉन्च किया है? सो राइट आंसर है NCPCR, ओके। सो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृत काल शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य भारत को बच्चों के बीच तंबाकू और नशा मुक्ति का मुक्ति राष्ट्र बनाना। तो आई होप कि आप समझ गए। और ये जो संस्था है, ये जो आयोग है, अब इसका नाम याद रख लेना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के युवाओं को जो एडिक्शंस होता है, ठीक है, नशा का, ठीक है, एडिक्शंस फ्री अमृत काल के तौर पे मना रहा है। तो आई होप इसको आप समझ लेना कि क्या है और इसमें मेन क्या है। जो तंबाकू आज के युवा खाते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे उनको जगाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब आते हैं एडिटोरियल डिस्कशंस पे। सो हमारा जो आज का टॉपिक है, मुद्दा है, वह है सूडान। देखिए क्या हुआ है कि सूडानी जो सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई ने सूडान की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, आवश्यक संरचनाओं की कमी को भी जन्म दिया है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत भी हुए हैं और संघर्ष अब दाफुर के अशांत क्षेत्र में फैल गया है। एक बात आप याद रखना कि जैसे रसिया और यूक्रेन का जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो एक जगह करंट का बहुत ज़्यादा जगह बनाया, वह था लुहांस, ठीक है। लुहांस बहुत ज़्यादा अपना उपयोगिता दिखाया एग्जाम में, हर जगह एग्जाम में वो आता चला गया, ठीक है। लुहांस के इर्द गिर्द कौन सा जगह है, कौन सी नदी गुजरती है, तो ये जो सूडान का अभी चल रहा है ना, आपसी रंजिश, आपसी जो मतभेद, वहां से क्वेश्चंस नहीं उठेगा। ये तो एक मुद्दा हो गया। ये जो दाफुर है, दाफुर के इर्द गिर्द की बातें आपसे पूछी जा सकती है, नदी पूछा जा सकता है, क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसे कंटेंट को याद रखना। जब आप अभी का जो यूपीएससी सीएससी का पेपर हुआ है, जब वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इस हिसाब से आए हैं, जब उसको आप देखोगे ना तो समझ जाओगे कि यार ऐसे क्वेश्चंस का आखिर डिमांड क्या है, क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम ऐसे भी एग्जाम्पल को आपको दिखाते रहेंगे ताकि आपको ये पता चले कि नहीं, हम जो चीज़ों को कर रहे हैं उसका एक लॉजिकल एस्पेक्ट हमारे एग्जाम से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है, आप इसको भी याद रखना। यह दक्षिण पश्चिम मध्य अफ्रीका गणराज्य, पश्चिम में चाड, उत्तर में मिस्र और उत्तर पूर्व में इरिट्रिया और दक्षिण पूर्व में इथियोपिया और उत्तर पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में दक्षिण सूडान और लाल सागर की सीमा बनाता है। ये जो लाल सागर है ये भी आप याद रखेंगे। 2011 में दक्षिण सूडान से अलग होने तक यह अफ्रीका और अरब लीग के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश था, ठीक है। अब दाफुर के बारे में अगर बात करें तो यह पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र है जो हिंसक संघर्ष और मानवीय संकटों से ग्रस्त है। इस क्षेत्र ने अरब और अफ्रीकी समुदायों के बीच जातीय तनाव का अनुभव किया है। इससे व्यापक हिंसा और मानवाधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है। अगर हम मैप के हिसाब से देखिए तो ये देखिए सूडान हो गया, ठीक है, और ये दाफुर का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये दाफुर का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए जो सूडान है उसकी जो राजधानी है वह है खार्तूम, ठीक है, ये राजधानी है खार्तूम। जो दक्षिणी सूडान है उसका जो राजधानी है, जैसे ये साउथ जो सूडान है ना, इसका है जूबा, ये आप याद रखना, इसकी राजधानी जूबा है, ठीक है। तो देखिए ये सूडान है। अगर सूडान से हम इसके वेस्ट में देखते हैं तो दाफुर है, ठीक है, यहाँ पे एटिया है और इससे लगा हुआ जो सीमा है वह लाल सागर का है। क्वेश्चंस बनेगा
तो लाल सागर से क्वेश्चंस बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। या इसके इर्द गिर्द के जो क्षेत्र है उसको पूछ लेगा। अब देखिए जो दाफूर है ना, दाफूर जो है वो चाड से सीमा साझा करता है, क्वेश्चंस यहां से भी बन सकता है। सो देखिए जो दाफूर है वह इजिप्ट, लीबिया, चाड कार, ठीक है, और साउथ सूडान और सूडान से सीमा शेयर करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैप में आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ठीक है। और लाल सागर प्लीज आप इसको भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। सो सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित 4 प्रमुख उपायों को लागू करके जो 1514 शहरी सहकारी बैंक यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं को मजबूत करने का कदम उठाया है। आरबीआई द्वारा जो अधिसूचित उपाय हैं, उपायों की अगर बात करें तो नई शाखाएं जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, पिछले वर्ष की शाखाओं की संख्या के 10% यानी अधिकतम 5 शाखाएं तक नई शाखाएं खोल सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को नीति अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित करना होगा और वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित मानदंडों का पालन करना होगा। वन टाइम सेटलमेंट वाणिज्य बैंकों के समान वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि जो ये वन टाइम सेटलमेंट है ओटीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और हमारे यूपीएससी सीएससी का जो पेपर 3 होता है वहाँ से भी इस सिलेबस कि इस कंटेंट को देखा जाता है। देखिए जो वन टाइम सेटलमेंट होता है इसको शॉर्ट में ओटीएस कहते हैं। लोन जो लेन देन होता है ना, इसमें होता क्या है कि जो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको चुकाना होता है और उसके जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट होता है, ठीक है, कुछ उस पर पेनाल्टी भी होती हैं, कुछ उस पर एक्स्ट्रा चार्ज भी होते हैं, उनको राहत दे दिया जाता है या कभी कभी उनका पूर्ण माफ भी उनको कर दिया जाता है, बस प्रिंसिपल अमाउंट बैंक ले लेता है। तो इसी को कहते हैं ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट भी कहते हैं। तो आई होप कि आप इसको याद रखना, ठीक है, ये आप इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे मेंस का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है के पास तकनीकी राइटअप और उधारकर्ताओं के साथ निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां भी हो सकती हैं। और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, अब देखिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की बात अगर करें तो देखिए कृषि हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गए, निर्यात क्षेत्र हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। सो ये सब जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक सेक्टर में यहाँ पर आ जाते हैं बैंक की भाषा में अगर बात करें, ठीक है। तो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण जो है पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2 साल यानी 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा का विस्तार 60%, पहले आपको याद रखना है कि 2021 वाली अगर बात करें ना तो वहाँ पे 40% था, अब इसको 60% कर दिया गया है। तो 60% के पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक का समय सीमा विस्तार किया गया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक में नोडल अधिकारी नामित करना, निकट समन्वय और केंद्रीय बातचीत के लिए आरबीआई के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है 1551 है, जिसमें से शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 54 है, नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1497 है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ गई कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो देखिए जो शेड्यूल बैंक होते उनको अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है, देखिए जो शेड्यूल हैं, शेड्यूल जो बैंक हैं अगर उनको हिंदी में बात करें तो अनुसूचित बैंक, ठीक है। एक होता है नॉन शेड्यूल, ठीक है, एक होता है नॉन शेड्यूल, इसको कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। देखिए जो अनुसूचित बैंक होता है वह बैंक जो आरबीआई के अधिनियम 1964 के द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है, उसको हम कहते हैं शेड्यूल बैंक। जो नॉन शेड्यूल बैंक होता है यह द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं होता है, इसको हम कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। तो आई होप कि आप समझ गए। ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 आप प्लीज पैरामीटर को प्लीज देख लेना। यही चीज़ों को हम यहाँ पे ऊपर बताए हैं एनालिसिस करके। एवरीबॉडी, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, इसमें क्या कमी हुई है,
आप प्लीज़ बताना, उसको हम सुधारने की फुल कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को ज़रूर रखना। चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।